हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमीक्षा स्टडी सेंटर पे। तो हम रेलवे के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसमें मैं आपको साइंस का क्वेश्चंस करवा रही थी। तो रेलवे के एग्ज़ाम्स में जितने भी रेलवे के आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो जेई हो या फिर ग्रुप डी हो, तो हम उनमें आए हुए पिछले साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे, ठीक है, टॉपिक वाइज वो भी, ये सारे हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बच्चे नए आए हैं उनको मैं ये सारी बातें बता रही हूँ कि हम यहाँ पे इस वीडियो सीरीज़ में सारे ही क्वेश्चन टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो इसमें हम जो भी लास्ट ईयर में क्वेश्चन आए थे उनको विथ एक्सप्लेनेशन प्लस कॉन्सेप्ट सारे हम कर रहे थे। और अगर उसमें कोई न्यूमेरिकल्स हैं तो वो भी मैं आपको सारे सॉल्व करके बता रही हूँ। प्लस एक तरह के एक क्वेश्चन नहीं, दो क्वेश्चन नहीं, बल्कि जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसमें से मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवाए गए हैं। और आप देखेंगे, अगर आप ये वीडियो को देखते हैं, देख कर जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आपके क्वेश्चंस जो है इन्हीं से आने वाले हैं। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज के जो कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं, वे आपके कुछ मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिसमें मैं कुछ आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की भी क्वेश्चन मैं आप कुछ करवाऊँगी, ठीक है। एक्सीलरेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चंस आपके मैं इक्वेशन ऑफ मोशन के जो हैं उसके भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी होती हैं। देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट होती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना, जिसमें कि v आपकी फाइनल वेलोसिटी है, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, a आपका एक्सीलरेशन है और t क्या है? टाइम है। देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। s से हम क्या बोलेंगे? s फॉर डिस्टेंस हम बोलेंगे जहाँ पर भी होगा। t फॉर टाइम, ठीक है, ये अंडरस्टूड है, मतलब ऑब्वियस है। a फॉर एक्सीलरेशन और v है आपकी फाइनल वेलोसिटी। वो ये मैं उनको बता रही हूँ, उन बच्चों को जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जिनको जानकारी नहीं है। और u है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, या फिर जो किसी कारणवश भूल गए हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो ये है। अब आपके देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये है आपकी, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल्स टू दिस वन। और जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो होती है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस। तो ये आपकी रही तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, जिन पे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है और आपका न्यूमेरिकल भी बन सकता है, ठीक है। तो हम इन सारे ही टॉपिक को कवर करेंगे और उसमें आपके डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन के क्वेश्चंस भी रहेंगे और आपके जो है आपके इक्वेशन ऑफ मोशन के भी क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, इट इज़ द मेजर ऑफ चेंज। देखिए वेलोसिटी, ठीक है, या जिसको हम कहते हैं वेग पर यूनिट टाइम, यानी कि प्रति इकाई टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं त्वरण। त्वरण मतलब, या फिर एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मतलब कि द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज एक्सीलरेशन, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं। तो सी ऑप्शन आपका एक्सीलरेशन या त्वरण आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, व्हाट विल बी इट्स एक्सीलरेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या होता है, अगर आप जानें, मतलब कि एक समान गति, उसकी गति जो है, जिस गति से उसने स्टार्ट किया था सेम उसी गति पे वो एंड भी कर रहा है ना, मतलब समान गति है, गति उसकी नहीं बदल रही है। तो इसका मतलब है कि जो उसका u था, u मतलब बता चुकी हूँ मैं, स्टार्टिंग में ही बता दिया मैंने, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी और v मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो v इज इक्वल्स टू u है, ठीक है, यही तो होगी ना यूनिफॉर्म स्पीड।
है ना। तो वही सेम है। तो अब हमारा त्वरण क्या होगा, तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, और v इज इक्वल्स टू यू है, तो ये तो ज़ीरो हो गया। मतलब आपका जो त्वरण था, एक्सीलरेशन था, वो कितना आ गया, ज़ीरो आ गया। मतलब सी ऑप्शन आपका ज़ीरो वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और आप देखते जाइए, आपको मैंने नीचे हर क्वेश्चन में मैंने आपको किस ईयर में किस शिफ्ट में पूछा गया है वो सारा मैंने मेंशन किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन मैं वही करा रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम में ऑलरेडी आए हुए हैं। तो आपका पेपर भी यहीं से बनने वाला है, कोई डाउट नहीं है उसमें। द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द चेंज इन इट्स टाइम पर यूनिट लेंथ। किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई के समय और उसके समय पे होने वाला परिवर्तन है। तो आपको पूछ रहा है कि जो त्वरण होता है, मतलब एक्सीलरेशन होता है, वो किस चीज़ का चेंज है प्रति इकाई समय, मतलब पर यूनिट टाइम किसका है। तो ये होता है, अभी हमने देखा कि एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन। ठीक है, ये डिफिनीशन होती है एक्सीलरेशन की। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉजिटिव एक्सीलरेशन मीन्स, अब आपको त्वरण पूछ रहा है कि धनात्मक त्वरण क्या होता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, velocity of object is constant, velocity of object increases, और या फिर velocity of object is ज़ीरो। तो देखिए पॉजिटिव एक्सीलरेशन कब होगा, आपका एक्सीलरेशन पॉजिटिव कब आएगा, तो इसमें ये पॉजिटिविटी कब आएगी, जब आपकी फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर होगी इनिशियल वेलोसिटी से, तभी तो पॉजिटिव आएगा ना। तो मतलब कि आपकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, तभी आपका जो है पॉजिटिव एक्सीलरेशन आएगा। और अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है तो आपका नेगेटिव एक्सीलरेशन आएगा, जिसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। ठीक है, रिटार्डेशन भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश इज यूज टू डिस्क्राइब द ओवरऑल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट and to find its final position with reference to initial position at the given time। किसी वस्तु का समग्र गति का वर्णन करने और किसी निश्चित समय पर उसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में उसकी अंतिम स्थिति ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए अगर मैं आपको बता दूं, ठीक है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। यहाँ पे अगर आप बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति ने ए से अपना चलना स्टार्ट किया, ठीक है, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और उसने यहाँ से चल के वो बी पॉइंट तक पहुँचा, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि बी ने कितना डिस्टेंस चला। सपोज़ यहाँ पे पॉइंट में यहाँ पे मैं पॉइंट पी बना रही हूँ, यहाँ पे मैं पॉइंट क्यू बना रही हूँ, यहाँ पे मैं आर बना रही हूँ, यहाँ पे मैं एस बना रही हूँ। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया जो कि उस व्यक्ति ने चला, तो ये हो जाएगा ए पी प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस और बी। मतलब ये पूरा जो उसने चला ना, ये उसका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया। और अगर मैं आपसे कहूँ कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट जिसको हम विस्थापन भी कहते हैं, तो उसका जो विस्थापन हो गया ना, वो देखिए वो हुआ, मतलब उसने जो पोजीशन चेंज की कितनी, ए से बी तक, तो विस्थापन उसका क्या हो गया, ए बी बस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट कहीं ना कहीं डिस्टेंस से अलग है। ठीक, तो यहाँ पर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और एंड फाइनल पोजीशन पे। ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, जबकि आपका जो डिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, रास्ते पे डिपेंड करता है कि टोटल कितना चला गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या कहता है कि इसको सिर्फ ये इससे मतलब है कि कहाँ से शुरू किया और कहाँ पे ख़त्म किया, मतलब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमको प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति की बात की जा रही है, वो दूरी और विस्थापन के ही संदर्भ में बात की जा रही है, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। तो आपका ऑप्शन सी दूरी और विस्थापन का सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आइए। द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी
एंड टाइम गिव्स। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप वेलोसिटी और टाइम का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो आप देखिए, अगर मैं वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला बताऊं कि वेलोसिटी मतलब क्या होता है, तो जैसे कि आपने पता था एक्सीलरेशन आप जान चुके हैं कि चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज चेंज ऑफ टाइम, चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस S2 माइनस S1 मैं लिख देती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन शॉर्ट डिस्टेंस ही तो हो जाएगा ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वैसे भी वेलोसिटी क्या है, स्पीड का वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। स्पीड ही तो है वेलोसिटी भी, स्पीड का वेक्टर फॉर्म है। तो यहाँ पे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या हो जाएगा, इंटू टाइम क्या हो जाएगा, दैट इज डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पे और यहाँ पे वेलोसिटी, क्योंकि हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, राइट। तो ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये ऑप्शन सी है, ये बी है, डिस्प्लेसमेंट इज योर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। देखिए अब मैंने आपको रिटार्डेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है, जिसमें मैंने पॉजिटिव एक्सीलरेशन बताया था, उसमें मैंने बताया है कि रिटार्डेशन क्या होता है। जब इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी फाइनल वेलोसिटी से, है ना, तभी तो एक्सीलरेशन रिटार्डेशन होगा, मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अगर पहले इनिशियली आपकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, बाद में जाके कम हो गई, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ है, वेलोसिटी क्या करी है, डिक्रीज़ करी है, वेलोसिटी घट जाएगी, तभी तो एक्सीलरेशन कम होगा। तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। रिटार्डेशन मीन्स एक्सीलरेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, मंदता का अर्थ त्वरण में क्या है कि एक्सीलरेशन कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता, आइदर नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, या तो ज़ीरो ही होगा, सब तो इकट्ठे नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे नेगेटिव ऑप्शन ऋणात्मक आपका करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ अ कार इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये पर आवर है, ओके। और यहाँ पे टाइम आपको 10 सेकेंड्स दिया हुआ है। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन, हमें एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है। तो देखिए पहले तो आपको ये है कि आपको u दिया हुआ है 18, है ना, और आपको v दिया हुआ है 72, और हमको यूनिट्स किस में दिए हैं, देखिए किलोमीटर पर आवर में दिए हैं, लेकिन हमारे आंसर्स यहाँ पे मीटर पर सेकंड में दिए हुए हैं। तो ऑब्वियसली हमको क्या करनी पड़ेगी, यूनिट्स चेंज करनी पड़ेगी। तो जब हमको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है, तो हम सिंपली, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस नॉर्मली जैसे कि जो भी आपको दी हुई है वेलोसिटी, तो उसको हम 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा जो है जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हमारी किस में चेंज हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी एक वेलोसिटी आ गई, और दूसरी भी कितनी आ गई, सॉरी ये वाली 20 मीटर पर सेकेंड आई है, और ये वाली आ गई है, ये तो 5 ही मीटर पर सेकेंड आ गई डायरेक्ट, ठीक है, ये हो जाएगी 24। तो ये यहाँ पे हो गई, मतलब आपकी u आया गया है 5 और v आपका आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमको एक्सीलरेशन निकालना है, त्वरण निकालना है। तो त्वरण का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी, है ना। तो v की जगह हम 20 रख देते हैं जो कि हमने निकाला, और इसकी जगह 5, टाइम हमको 10 सेकेंड्स दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 15/10, दैट इज़ 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, याद रखिए, एकदम नोट डाउन कर लीजिए। तो ये कितना आंसर आ गया, 1.5 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए यहाँ पे -2 लिखा है ना, ये यहाँ नहीं होगा, इधर होगा, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सही लिखा है, -2 मतलब पावर में है, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन, अब आपको यहाँ पे डायमेंशन बताना है। तो डायमेंशन निकालना मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि डायमेंशन हम कैसे निकालते हैं। एक्सीलरेशन मतलब होता क्या है, एक्सीलरेशन मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। और वेलोसिटी की जो आपकी वो होती है डायमेंशन, वो क्या होती है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है L T -1, है ना।
और यहाँ पे टी टाइम की ऑलरेडी टी होती है। तो अब अगर हम टी को भी ऊपर ले जाएंगे तो ये LT-1 ऑलरेडी था, है ना, और यहाँ पे टी हमारा एक और ऐड हो जाएगा, वो भी -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर्स जो है ऐड हो जाती हैं कि नहीं मल्टीप्लाई में, एक्सपोनेंट्स में हमने पढ़ा था। तो ये हो जाता है -1 का -2 हो जाएगा। और अगर हम बात m की करें तो m तो है ही नहीं, तो m की पावर हम 0 कर देते हैं। तो जिसमें भी t की पावर -2 है और L की पावर 1 है। देखिए किसमें t की पावर -2 है, इसमें है और इसमें है, लेकिन यहाँ पे m2 है, तो ये गलत हो गया, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है आपका, ठीक है। L की पावर है 1, ठीक है, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, और m की पावर 0, t की पावर -2, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन का, m की पावर 0, L t की पावर -2, ये आपकी एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। An object is thrown upwards. It travels to a height of 100 meter, then comes back to the thrower. तो क्या है कि एक वस्तु जो है ऊपर की ओर फेंकी गई है, 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है, फिर वापस फेंकने वाले के पास आती है। तो इसका मतलब क्या है, ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 50 मीटर, कि पूरा जो डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का वो 50 मीटर है। टोटल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 0, डिस्टेंस 0 है। तो ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 100 मीटर, या फिर एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 0। तो देखिए यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, ठीक है, इसने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, अब वो यहाँ पे चलती है, वो कहाँ तक जाती है, हाइट, इट ट्रेवल्स द हाइट ऑफ 100 मीटर। ये कितनी हाइट पे जाता है, 100 मीटर की हाइट पे जाता है और फिर से वापस आ जाता है सेम जगह जहाँ उसने पहुँचा। लेकिन तो हमको यहाँ पे पूछा क्या है कि हमको बातें किसके बारे में पूछी गई हैं, या तो हमको विस्थापन के बारे में पूछी गई है, या तो हमको डिस्टेंस के बारे में पूछी गई है, दूरी पूछी गई है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर होगा नहीं, तो मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, पोजीशन डिपेंडेंट होता है। मतलब कि अगर कोई वस्तु उधर पे स्टार्ट होके उधर पे ही आ गई तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया ना, डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हुआ नहीं, डिस्टेंस जितना ट्रैवल किया होगा उतना होगा। तो देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर तो होगा नहीं, डिस्टेंस 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि वो गया है और आया है, डिस्टेंस तो 0 है ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है, क्योंकि वस्तु उसी जगह पे स्टार्ट होकर उसी जगह वापस आ गई है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग विथ टाइम। जो है पोजीशन आपकी ऑब्जेक्ट की है वो ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, ठीक है, समय सापेक्ष समय के साथ लगातार बदल रही हो, तो आपका क्या होगा, इट इज़ सेड टू बी एट 0 वेलोसिटी। ये आपको कहा जाएगा कि इसमें वेग जो है 0 है, या फिर इट इज़ सेड टू बी डायनेमिक, या फिर he is said to have traveled some distance, it is said to be at rest। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, वस्तु की स्थिति किसी परिवेश में समय के सापेक्ष बदल रही, मतलब जो भी उसकी स्थिति है, पोजीशन है, वो टाइम के हिसाब से लगातार चेंज हो रही है। तो इसको जो वेलोसिटी है या स्पीड है उसको 0 तो कहा नहीं जा सकता, इसको ये कहा जाएगा कि वस्तु जो है गतिशील है, ठीक है, गतिशील है, मतलब उसमें क्या है, डायनेमिक है, मोशन कर रहा है कुछ ना कुछ, या फिर कुछ दूरी तय करी है ना, ये इसका मतलब बी ऑप्शन आपका मोर अप्रोप्रिएट है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला करते हैं। If an object covers unequal distances in equal interval of time, then it is to be in। देखिए अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम में, मतलब कि आपको जितना भी टाइम दिया गया है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका यहाँ आपके 2 सेकेंड हो गए, सपोज मैं 2 सेकेंड्स हो गए, यहाँ आपके 4 सेकेंड्स हो गए, यहाँ आपके 6 सेकेंड्स हो गए, यहाँ 8 सेकेंड्स हो गए, है ना, ये मैंने जस्ट फॉर एन एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे आपके 2 सेकेंड 4 सेकेंड, ये इंटरवल कैसा है, इंटरवल इक्वल है, सब में 2-2 सेकेंड का गैप है, और यहाँ पे हर इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई वो बराबर है। मान लीजिए यहाँ पे भी कितनी है, मान लीजिए हम गाड़ी से चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी मान लीजिए 50 मीटर्स है,
यहाँ भी 50 मीटर्स है, यहाँ भी 50 मीटर्स है, यहाँ भी 50 मीटर्स है, ठीक है। मतलब कि हर टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो बराबर है। तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और बल्कि और यहाँ पे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, क्या ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, ठीक है। यहाँ पे आपको कह रहा है कि अनइक्वल डिस्टेंसेस, मतलब कि जो आपके इंटरवल हैं वो तो इक्वल है, मतलब वो तो मतलब कि जो इंटरवल है टाइम के वो तो आपके बराबर ही हैं जो मैंने आपको बताया। ये तो मैंने जस्ट उदाहरण के लिए आपको बताया है कि ये 4 सेकेंड्स के लिए, 6 सेकेंड्स के लिए। लेकिन यहाँ पे जो टाइम है वो, मतलब कि जो डिस्टेंस है वो बराबर नहीं चल रहा है। जैसे कि मान लीजिए किसी में 5 मीटर चला, किसी में 4 ही मीटर चला, किसी में 3 मीटर चला, किसी में 6 मीटर चल गया। तो देखिए ये जो है अनइक्वल डिस्टेंसेस हैं। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, तो इस ऐसे मोशन को हम अनइवन मोशन कहेंगे या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे ऐसे मोशन को हम, ठीक है। यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम, एक्सीलरेशन बोलते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। देख रहे हैं आप, सेम क्वेश्चन आपको कैसे कैसे अलग अलग ढंग से पूछा गया है। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन या त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the rate of change of position of an object as a function of time with the reference of reference to a frame called। तो आपको यहाँ पे बोल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। पोजीशन, एक पोजीशन ये, दूसरी पोजीशन ये, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। चेंज इन पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो S2 माइनस S1 अपॉन टी, ठीक है। रेट मतलब क्या बोलते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चीज़ बदलना, उसी को हम रेट बोलते हैं ना। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल होता है, ये तो वेलोसिटी के इक्वल होता है ना। तो वेलोसिटी वाला ऑप्शन आपका, वेग वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। when thrown from what angle does an object travel the farthest distance। किस एंगल पे फेंकने से सबसे ज़्यादा दूरी कवर करेगा। तो ये क्वेश्चन आपका प्रोजेक्टाइल से है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था ना कि मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, मिक्स्ड क्वेश्चन कराऊंगी। तो कुछ क्वेश्चन मैंने प्रोजेक्टाइल के भी ले लिए हैं ताकि मान लीजिए, हालांकि इस टॉपिक से बहुत बार ज़रूरी नहीं है कि आए, लेकिन फिर भी मैंने ले लिए हैं कुछ क्वेश्चंस कि अगर आपके पेपर में आए तो आप कर पाएँ, आपको ऐसा ना लगे कि आपने ये टॉपिक को पढ़ा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे प्रोजेक्टाइल की हम किसकी बात कर रहे हैं, रेंज की बात कर रहे हैं। देखिए जैसे कोई भी चीज़ है, यहाँ से फेंकी गई, कितने एंगल बना के फेंके कि वो क्या है, मैक्सिमम दूरी पे कवर हो। तो इस जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, है ना, रेंज बोलते हैं। तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, रेंज का जो है फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये होता है u² sin 2θ अपॉन g। ये आपका रेंज का जो है फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं थीटा को, देखिए अगर मैं थीटा को 45 ले लूँ, ठीक है, तो आप इसको बस याद कर लीजिए क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में नहीं पूछे गए हैं। फिर भी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने सारे ले लिए इसमें। तो आप ये देखिए, अगर हम थीटा को 45 लेंगे तो आप इसी फॉर्मूले में जो है पुट कर दीजिए। तो आर मैक्सिमम को ही हमको पता करना है ना, इसलिए मैंने मैक्स ले लिया है। u² और साइन 2 इंटू 45 अपॉन जी की वैल्यू, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो गया, आर मैक्स क्या हो गया आपका, u² और साइन 2 इंटू 45 दैट इज़ 90, है ना जी। और साइन 90 की वैल्यू होती क्या है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है विच इज़ मैक्सिमम। तो देखिए हमने 45, अब आप पूछेंगे 45 ही क्यों लिया, 45 हमने इसलिए लिया क्योंकि हमको मालूम था कि 2 से मल्टीप्लाई होगा, और 2 से मल्टीप्लाई होने पर जो आए उसमें साइन की मैक्सिमम वैल्यू होगी ना। पता चला साइन थीटा हम कुछ ले लेते, ज़ीरो ही हो जाता, तो साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो, तब तो ज़ीरो हो जाती रेंज, है ना, तब तो मिनिमम आ जाता। लेकिन हमको यहाँ पे मैक्सिमम लेना है, उसके लिए हमको थीटा की वैल्यू मैक्सिमम लेनी पड़ेगी। तो साइन कब मैक्सिमम होता है, साइन 90 में मैक्सिमम होता है। तो हमको साइन थीटा 90 तक ले जाना था, इसीलिए हमने 45 लिया था, क्योंकि 45 इंटू 2 90 हो जाता। तो यहाँ पे आर मैक्स क्या हो जाता,
यू स्क्वायर साइन 90 की वैल्यू 1/g, है ना। तो ये आपका मैक्सिमम आ गया। तो बताइए कौन से किस पे मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये हमारा 90 पे 45 बोल रही हूँ, हाँ 45 पे मैक्सिमम हो जाएगा। तो आपका 45 वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि थीटा तो हमने 45 ही लिया ना। चलिए अगला क्वेश्चन। The diameter of an iron sphere of mass 30 kg is equal to the diameter of aluminium sphere of mass 10.5 kg। ठीक है, डायमीटर ऑफ एन आयरन स्फीयर का मास क्या है 30 kg और एल्यूमिनियम वाले का क्या है 10.5। बोथ द स्फीयर्स ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ स्टीप क्लिफ। When they are 10 meter from the ground, their mass will be equal। तो देखिए, तो उनका द्रव्यमान बराबर होगा। तो यहाँ पे द्रव्यमान शब्द नहीं होना चाहिए, आई थिंक द्रव्यमान यहाँ पे यूजलेस है, यहाँ पे ब्लैंक होगा। ठीक है, यहाँ पे भी मास नहीं होगा, यहाँ पे ब्लैंक होगा। तो उनका क्या इक्वल होगा, आपको पूछा जा रहा है कि एक एल्यूमिनियम का और एक आयरन का बॉल फेंका जा रहा है ना। एक का मास है 30 kg और एक का मास है 10.5 kg, दोनों फेंके जा रहे हैं। और जब 10 मीटर डिस्टेंस रह जाती है तो उनका क्या इक्वल होगा। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं संवेग, त्वरण, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो ये जो दिए हुए हैं इसमें देखिए आप, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम के क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में कराए हुए हैं, है ना। मास इंटू वेलोसिटी होता है। गतिज ऊर्जा क्या होती है 12 mv², और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है mgh, है ना। तो देखिए ये तीनों ही चीज़ें क्या है, मास डिपेंडेंट है, मतलब कि मास पे, द्रव्यमान पे डिपेंड करेगी। और द्रव्यमान इक्वल है, लेकिन हमको बराबर क्या होगा, त्वरण जो है हमारा एक्सीलरेशन वो बराबर होगा। एक्सीलरेशन नीचे गिर रहा है इसलिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। ये क्या है, ये समान ही रहेगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज कॉल्ड। एक मूवमेंट, ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, उसको हम क्या कहेंगे। तो देखिए अगर मूव कर रहा है तो हम डिस्प्लेसमेंट और मूव को नहीं कहेंगे। यहाँ हमारा कंसर्न सिर्फ स्पीड और वेलोसिटी को लेकर है, मतलब गति और संवेग। तो यहाँ पे क्योंकि डायरेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या लेंगे, वेलोसिटी लेंगे। क्योंकि जो वेलोसिटी होती है वो हमारी क्या है, सदिश राशि होती है। सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो हम देखेंगे ही ये कितने उससे चल रहा है, प्लस डायरेक्शन भी हम देख रहे हैं। और यहाँ पे डायरेक्शन को ही लेके बोला भी है, जबकि स्पीड में हम सिर्फ क्या देखते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं। ठीक है, डायरेक्शन नहीं देखते। तो हमारा यहाँ पे वेग वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। A driver drives his car at a uniform speed and covers a distance of 288 meter in 60 seconds. Find its speed। तो आपको देखिए, आपको यहाँ पे स्पीड निकालना है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आपको यूनिट्स भी नहीं चेंज करनी है। तो आपका यहाँ पर हो गया 288/60। तो ये 66 से हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 48, और 0 है इसलिए 4.8 मीटर पर सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी आर इक्वल व्हेन द ऑब्जेक्ट, इंस्टेंटेनियस मतलब तात्कालिक वेग, जो किसी पर्टिकुलर समय पे जो वेग है वो, और औसत वेग कब इक्वल होगा, जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा, ठीक है, या फिर मूविंग इन अ सर्कल, या फिर वेरिएबल एक्सीलरेशन, या फिर जीरो एक्सीलरेशन, कब इक्वल होगा। तो देखिए इंस्टेंट पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, मतलब कि यहाँ पे भी वेलोसिटी हर थोड़े थोड़े डिस्टेंसेस में जो वेलोसिटी का जो एवरेज लिया गया है वो भी कब बराबर होगा, जब सारी वेलोसिटीज़ बराबर होंगी। और सारी वेलोसिटीज़ बराबर होंगी तो एक्सीलरेशन आपका ज़ीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सर्कल में मूव करने की बात ही नहीं हो, अगर वेरिएबल एक्सीलरेशन होगा तब तो फिर हो ही नहीं सकता ना। वेरिएबल है तो वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी, फिर तो यहाँ पे हम इक्वल की बात कर रहे हैं। और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी नहीं हो सकता। एक्सीलरेशन हो रहा है इसका मतलब है कि वेलोसिटी कहीं ना कहीं बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा ज़ीरो एक्सीलरेशन वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न हम देखते हैं।
द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज होता है टाइम के साथ उसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं, वेग कहते हैं ऑब्वियसली। अगला प्रश्न, इफ the velocity of a car increases from 5 meter per second to 10 meter per second in 5 seconds, what is its acceleration? हमें acceleration निकालना है, मतलब त्वरण निकालना है। वेलोसिटी हमारी इंक्रीज़ हो रही है 5 मीटर से 10 मीटर, मतलब पहले हमारी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपकी 5 हो गई और फाइनल वेलोसिटी आपकी 10 मीटर पर सेकेंड है। हमें एक्सीलरेशन निकालना है, तो हमें एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पता है ना, उसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। फाइनल वेलोसिटी हमारी 10 है, इनिशियल 5 है, टाइम हमको 5 सेकेंड्स का दिया हुआ है, तो ये हमारा आ गया 10 - 5 5 1। तो ये कितना हो गया? 1 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, है ना, आपका प्रति वर्ग सेकेंड, मतलब कि 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, ये आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। What will be the acceleration produced when the force of 21 Newton is applied to an object of mass 3 kg? आपको मास दिया हुआ है 3 kg, आपको फोर्स दिया हुआ है कितना? 21 न्यूटन। आपको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला हमको फोर्स, मास और एक्सेलरेशन का मालूम है बहुत अच्छी तरीके से, F = m/a। इसके हम क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं। तो हमें यहाँ पे एक्सीलरेशन निकालना है, तो वो हम फोर्स पर यूनिट मास से भी निकाल सकते हैं। तो फोर्स हमारा 21 न्यूटन दिया हुआ है और मास हमको 3 दिया हुआ है, तो ये हमारा आ जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 20 ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे पर सेकेंड कर लीजिएगा, पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी होता है ना, तो वेलोसिटी आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ वेग, इज़ योर राइट आंसर। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कॉल, देखिए कंटिन्यूसली आपके सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो आपके कितना विस्थापन के परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है, तो आप देखिए है तो बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, पता चला कि जल्दबाजी में बहुत इजी समझ के आपने डिस्प्लेसमेंट को क्या कर दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ देखा, बस हाँ ठीक है एक्सीलरेशन होता है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से और बहुत समझदारी से क्वेश्चंस को करना है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी शो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो औसत गति है और औसत वेग है ना, वो किसी वस्तु की गति को दर्शाते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। एट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ टाइम, ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, इन शॉर्ट डिस्टेंसेस, ड्यूरिंग अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए जो आपकी स्पीड होती है वो क्या होती है, हम उसको समझते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम से। ठीक है, मतलब कि और यहाँ पे डिस्टेंस का हमारा रिलेशन किससे था? डिस्टेंस का रिलेशन था हमारा पाथ से, कि टोटल डिस्टेंस कितना चला गया है उससे। जबकि जो आपकी वेलोसिटी थी वो क्या थी? आपकी डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता था हमारा? ये हमारा पोजीशन डिपेंडेंट है ना, तो पोजीशन मतलब कि जितना डिस्प्लेसमेंट है अपॉन टाइम हम उतना करेंगे। तो यहाँ पे क्या है ये? तो ये समय अंतराल के दौरान जो है आपका, ये आपका डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर समय अंतराल में कितना जो है डिस्टेंस कवर किया गया। ठीक है, स्टेज ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड, शॉर्ट डिस्टेंसेस, इससे मतलब नहीं है। ये इंटरवल टाइम पे कितना आपका जो स्पीड है, औसत वेग, उसको मेज़र करने के हमको क्या बोलेंगे? उसको एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी में वही जो है थोड़ा बहुत अंतर होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, देखिए प्रोजेक्टाइल जो होता है ऐसे फेंका जाता है। ठीक है, उसका जो पाथ होता है ट्रैजेक्टरी का वो कैसा होता है? आपके ऑप्शन देखिए, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल या फिर हाइपरबोला। तो आपका ट्रैजेक्टरी पाथ कैसा होता है? पैराबोला होता है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि पाथ ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसा होता है, तो ये होता है पैराबोलिक। ठीक, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, परवलय।
द वेलोसिटी ऑफ अ कार इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन। आपको यहाँ पे वेलोसिटीज़ दी हुई हैं लेकिन किलोमीटर पर आवर में दी हुई हैं, इनको हम क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो मीटर पर सेकंड में ही दिए हुए हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिए हुए हैं। तो हमें एक्सीलरेशन निकालना है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हम जानते ही हैं, सिर्फ क्या करना है हमको, सिर्फ इसमें इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो हम इसी फॉर्मूले में डायरेक्ट रख के भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे v की वैल्यू क्या थी 36, यहीं पे हम डायरेक्टली 5/18 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 5/18 ही हम मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, टू चेंज किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या कर रहे थे 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। और अगर हमको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए एक हिंट है। चलिए और यहाँ पे क्या करेंगे हम 18 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन टाइम। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये आपका, हम एक काम करते हैं डायरेक्ट कर लेते हैं -18 और यहाँ पे 5/18 आपका होल कॉमन में ले लेती हूँ, ये अपॉन टी। तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, टी आपका 5 सेकेंड है, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 5/18 अपॉन 5, 18 से 18 कट गया, 5 से 5 दैट इज़ 1। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन डी, ठीक है। तो देख रहे हैं आप, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, कुछ नहीं है, बहुत आसान से और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस आपको यूनिट्स जो है ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली इज एग्जाम्पल ऑफ, जो कोई मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है मोशन कर रहा है, जो कि गिर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मोशन, अनइक्वल एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन या फिर सर्कुलर मोशन। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फ्री फॉल बोल रहा है, उसको कोई बीच में रोक तो रहा नहीं है, इसलिए अनइक्वल एक्सीलरेशन कैसे हो जाएगा, जो एक्सीलरेशन से आ रहा है वो वही उसका रहेगा, ठीक है। तो वो क्या रहेगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन कहेगा। रेक्टेंगुलर मोशन तो करने नहीं लगेगा या फिर सर्कुलर मोशन तो करने नहीं लगेगा ना, वो तो फ्री फॉल हो रहा है। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन या फिर समान रूप से त्वरित गति आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है आपका द करेक्ट रिलेशन बिटवीन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। तो स्पीड डिस्टेंस का टाइम का क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस, है ना। ये तो बहुत छोटे बच्चों वाला फॉर्मूले है, आपके प्राइमरी क्लासेस में हम पढ़ते हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका करेक्ट है, तो बी ऑप्शन आपका स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम। इफ़ द डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज 0 देन what will be the displacement of the object। अगर आपका डिस्टेंस ज़ीरो है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो देखिए अगर डिस्टेंस ही ज़ीरो है तो डिस्प्लेसमेंट तो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस मतलब कि आपका जो है पाथ कुछ कवर ही नहीं किया गया, जहाँ पर है उसी पोजीशन पे है, तभी तो डिस्टेंस ज़ीरो है ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो ऑब्वियसली ज़ीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी शून्य हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, वेग कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। द स्पीड ऑफ अ बस ऑन अ क्राउडेड रोड इज एग्जाम्पल ऑफ स्पीड। अगर आपकी बस जो है, रोड है, क्राउडेड है, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे व्हीकल्स जो हैं खड़े हुए हैं बहुत सारे, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, कैसी रहेगी उसकी स्पीड, अनइक्वल, यूनिफॉर्म, सर्कुलर या लीनियर, ठीक है। तो ये कैसी स्पीड रहेगी उसकी, अनइक्वल रहेगी कि नहीं, असमान गति से चलेगा। अगर भीड़ है, ऐसा तो है नहीं कि समान गति से चलता जा रहा है ना, भीड़ है तो कैसे समान गति से चल सकता है, सामने और भी गाड़ियाँ जा रही हैं, तो इसीलिए अनइक्वल स्पीड या असमान गति हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी स्टेट सुनील्स कार अटेन वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, फाइंड्स द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हम क्या कह रहे थे, चेंज इन वेलोसिटी। तो आपके देखिए स्टेशनरी स्टेट से स्टार्ट हो रहा है, स्टेशनरी स्टेट मतलब, अब इसका कहने का मतलब है कि जो आपकी इनिशियली वेलोसिटी थी वो ज़ीरो है, ठीक है,
और फाइनल वेलोसिटी आपको दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपको यहाँ पे एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे, v की वैल्यू रख दी, u की वैल्यू रख दी 0 और टाइम आपको क्या रख दिया 10 सेकेंड्स। तो 20/10 क्या हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये पावर में -2 है तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न, ज़ीरो एक्सीलरेशन मीन्स एक्सीलरेशन आपका ज़ीरो है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ कांस्टेंट, या फिर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, या फिर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो, या फिर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजेज। तो देखिए यहाँ पे अगर आपका एक्सीलरेशन ज़ीरो कब होगा, तो हम यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं आपको, ताकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। v माइनस यू इज इक्वल्स टू टी इंटू ज़ीरो क्या हो जाएगा, ज़ीरो ही हो जाएगा। और अगर हम u को उधर ले जाते हैं, मतलब कि v इज इक्वल्स टू यू, मतलब कि आपकी जो वेलोसिटी है वो इक्वल है, मतलब चेंज नहीं हो रही है, मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। वेग जो है स्थिर है, बदल नहीं रहा है, ऐसा नहीं है कि वेग ज़ीरो हो गया, वेग ज़ीरो नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वेग चेंज नहीं हो रहा है, सेम वेग है, तभी एक्सेलरेशन ज़ीरो है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन इज नोन एज विच टर्म इन साइंटिफिक टेक्नोलॉजी। किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की गति में वैज्ञानिक शब्दावली में शब्द से जाना जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन की बात कर दी, तो यहाँ पे स्पीड की तो बात होगी नहीं, क्योंकि स्पीड तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करती है, तो यहाँ पे वेलोसिटी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि और यहाँ पे हम मोशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन और टाइम की बात हम नहीं करेंगे, यहाँ पे हम स्पीड या फिर वेलोसिटी की करेंगे। और हाँ, अगर हम दिशा की बात कर रहे हैं, निश्चित दिशा की, तो स्पीड भी नहीं, वेलोसिटी ज़्यादा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, द ग्राफ शोइंग वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इज़ कॉल्ड। अगर आपको कहीं पे कोई ग्राफ बनाया गया है, यहाँ पे आपको वेलोसिटी दिखाई गई है टाइम के साथ, तो इस टाइम को हम क्या कहेंगे, ऑब्वियसली वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहेंगे, तभी तो उसमें वेलोसिटी और टाइम दिखाया गया है, डिस्प्लेसमेंट तो कहने नहीं लगेंगे, या फिर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, वेग और समय वाला ग्राफ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, an object of mass 150 kg accelerates from a velocity of 6 meter per second and to 16 meter per second in 5 seconds. Find the acceleration. आपको acceleration निकालना है, velocity आपको change in velocity आपको दी हुई है, तो acceleration का फॉर्मूला क्या होता है, change in velocity अपॉन टाइम। तो velocity आपको एक velocity 16 दी हुई थी, पहली आपको 6 दी हुई थी, 5 सेकेंड्स का टाइम है, तो 10/5 क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यहाँ पे -2 है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे यहाँ से सही लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर। A car accelerates uniformly from 18 km per hour to 72 km per hour in 5 seconds. Acceleration of the car is, यहाँ पे हमें acceleration निकालना है। The thing is that कि हमको यहाँ पे जो है स्पीड को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखिए उसी क्वेश्चन की तरह हम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। वी हमको कितना दिया हुआ है 72 है ना, 5/18 से मल्टीप्लाई करते थे कि नहीं, किलोमीटर को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए। तो यहाँ पे 18 डायरेक्ट में लिख दे रही हूँ, है ना, क्योंकि अब आप ये इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं, इसीलिए आई थिंक कि अब ये आपको आता है। तो ये हो जाएगा 54 इंटू 5/18 इंटू 5 से 5 कट गया, ये हो जाएगा 3 सा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका त्वरण आ जाएगा। ठीक है, -2 यहाँ पे -2 रहेगा, या फिर अपॉन में लगाएंगे। ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे भी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अ वुडन प्लैंक ऑफ मास m1 kg मूव्स विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है, मास m1 दिया है, व्हेन अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन इट, अनदर प्लैंक ऑफ मास m2 kg मूव्स विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ
20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आपको एक 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जाता है तो एक और प्लैंक जो है m2 kg जिसका मास है वो मूव करने लगता है। एक्सीलरेशन कितना है उसका 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हेन द सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, उस पर भी सेम फोर्स अप्लाई किया जा रहा है 5 ही न्यूटन का, राइट। इफ़ द बोथ प्लैंक्स आर टाइड ईच अदर, दोनों प्लैंक को साथ में बांध दिया गया है, तो उनका एक्स तब अब जो मिला जुला एक्सीलरेशन उनका कितना होगा। ठीक है, तो देखिए आपके क्वेश्चन में आप कहेंगे ऐसा क्वेश्चन, हाँ आपके ही पेपर का क्वेश्चन है, अलग से मैं नहीं करा रही हूँ। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है। तो देखिए क्योंकि हमको यहाँ पे मास भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, हर बार m1 और m2 दिया हुआ है, तो पहले तो हमारा काम ये है कि हम दोनों का मास निकालें, तब तो हम जाके आगे कुछ निकाल भी पाएंगे, है ना। तो मास हम पहले अकेले अकेले दोनों का निकाल देंगे। तो यहाँ पे F इज इक्वल्स टू ma होता है, ये हम अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे F इज इक्वल्स टू m1a, है ना। तो यहाँ पे देखिए F कितना है, दोनों में ही 5 न्यूटन लग रहा है। m1 इंटू ए कितना है, एक्सेलरेशन फर्स्ट वाले में कितना लग रहा था, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा है तो 10 कर दिया हमने यहाँ पे। तो m1 हमारा क्या आ गया 5/10 मतलब 1/2, ठीक है, kg में आ गया। ये हमारा m1 आ गया, ठीक है, m1 कितना आ गया 1/2 kg, है ना। इसी तरीके से हम m2 भी निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा F इज इक्वल्स टू m2a। तो m2 बराबर क्या हो जाएगा, F कितना था हमारा, F हमारा 5 न्यूटन था दोनों ही केस में, और सेकंड केस में एक्सेलरेशन कितना हो रहा था 20। तो ये कितना आ गया 1/4 kg। तो m2 कितना आ गया 1/4 kg, राइट। तो अब यहाँ पे हमको m1 प्लस m2 निकालना है, क्योंकि हमको यहाँ पे एक्सेलरेशन कब कैसा निकालना है, जबकि दोनों को टाई कर दिया गया हो, दोनों को बांध दिया गया, दोनों मास को साथ में बांध दिया गया। तो अब इनका टोटल मास कितना होगा, इनका सम, तो m1 प्लस m2 को हमको करना होगा, यानी कि 1/2 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा 6/8, ठीक है। तो ये 6/8 kg हो गया, है ना, 6/8 kg। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है ना, त्वरण निकालना है। तो अब हम त्वरण कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमारा वही है, कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। तो F आपका 5 ही न्यूटन लगा हुआ है, मास आपका 6/8 kg है, और एक्सीलरेशन आपको A लेना है। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए 6.67 मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 6.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं। द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल बी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है मतलब वेलोसिटी जो है चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, एक ही तरीके की वेलोसिटी है। तो एक्सीलरेशन कैसा हो जाएगा, मतलब v माइनस यू आपका 0 हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन भी 0 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है, 0 हो जाएगा त्वरण। अगला प्रश्न, इट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन नेवर बी नेगेटिव। ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना। तो कौन सी होगी, डिस्टेंस, फोर्स, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी। तो देखिए फोर्स, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी ये आपकी पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, और ज़ीरो भी हो सकती हैं। लेकिन डिस्टेंस आपकी ऐसी क्वांटिटी है जो ज़ीरो हो सकती है, पॉजिटिव तो चलो मान लो कोई बात ही नहीं है, पॉजिटिव तो होगा ही डिस्टेंस, है ना, लेकिन नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती, है ना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है बट डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, a force of 350 Newton is applied on a mass of 500 kg. What will be the acceleration? यहाँ पे भी हमको एक्सीलरेशन निकालना है, फोर्स हमको दिया हुआ है। तो सारे क्वेश्चन कैसे हैं, F इज इक्वल्स टू एम ए पे। तो देख रहे हैं आप F इज इक्वल्स टू एम ए पे मैंने पहले भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं और आज भी हम कर रहे हैं, तो आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जा रही है। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप फट से कर लेंगे, चाहे वो कैसा भी हो, है ना। तो A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F/m। F हमारा क्या है 350 न्यूटन और M क्या है 500 kg। तो ये कितना हो जाएगा
तो ये हो जाएगा हमारा 7 और यहाँ पे 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए 0.7 आपको सब में दिया हुआ है। द थिंग इज़ दैट कि हमको यूनिट के साथ प्ले करना है। तो क्या होगी यूनिट इसकी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये जो भी बाद में लिखा हुआ है ना, ये पावर में है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिए कि ये पावर में लिखा हुआ है। तो आपका 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये अगला प्रश्न है आपका, रिटार्डेशन मीन्स दैट समथिंग इज मूविंग फ्रॉम कांस्टेंट स्पीड। रिटार्डेशन, ठीक है, जिसको मैंने बोला था कि जो एक्सेलरेशन है वो कम हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट स्पीड, डिक्रीजिंग स्पीड, इंक्रीजिंग स्पीड या फिर यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखिए जब स्पीड डिक्रीज होगी ना तो भी हम उसको क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन बोलेंगे। ठीक है, स्पीड जो है कम हो रही है तभी एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव में जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग अ कार रनिंग एट कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन ऑन अ स्ट्रेट रोड विथ अ यूनिफॉर्म सरफेस। आपका कौन सा जो है स्टेटमेंट करेक्ट है एक कार के बारे में जो कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रहा है? ठीक है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, मतलब एक्सीलरेशन वही एक्सीलरेशन बना हुआ है, ज़ीरो नहीं है। कांस्टेंट वेलोसिटी पे एक्सीलरेशन ज़ीरो होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस चीज़ को। ऑन अ स्ट्रेट रोड विथ अ यूनिफॉर्म सरफेस, तो क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ कार का ज़ीरो हो जाएगा, वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, एक्सेलरेशन ऑफ कार इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग, एक्सेलरेशन जो है आपका चेंज हो जाएगा या फिर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो देखिए एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट बना हुआ है। ठीक है, मतलब लगातार एक्सीलरेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? आपका वेग बदल रहा है, वेलोसिटी बदल रही है, तभी तो एक्सीलरेशन बना हुआ है ना। तो डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन, किरण स्विम्स एट अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स अ डिस्टेंस इन 2 times by swimming from one end to other end then back to the straight path, then the average velocity। तो हमको यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। पूल की लेंथ है 90 मीटर्स। ठीक है, उसने डिस्टेंस कवर किया है 360 मीटर्स इन टू टाइम्स। यहाँ पे एक एंड से लेके और फिर बैक टू द स्ट्रेट पाथ हो रही है, तो यहाँ पे हमको वेलोसिटी निकालनी है। तो देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। आपको बोल रहा है कि एक एंड से स्टार्ट हुआ सीधे फिर तैर कर वापस आ जा रही है सेम रास्ते पर। ठीक है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट उसका ज़ीरो हुआ, क्योंकि जहाँ से शुरू कर रही है फिर वहीं पे लौट के आ जा रही है। डिस्टेंस अगर बोलता, ठीक है, तो हम सोचते कुछ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको क्योंकि वेलोसिटी पूछी है और वेलोसिटी का लेना देना डिस्टेंस से तो होता नहीं है, इसका तो डिस्प्लेसमेंट से ही होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? ज़ीरो। तो हमें कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, मतलब आपको ये जो भी डेटा दिया हुआ है वो आपका, चाहे जो डेटा दिया हुआ, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक बार देखा, पढ़ा, क्वेश्चन समझा और आपने आंसर लगाया। अगला प्रश्न हम इसी तरीके से देख लेते हैं। नेगेटिव एक्सीलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। नेगेटिव एक्सीलरेशन जो होता है वो अपोजिट होता है किसके? वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स या फिर डिस्टेंस। तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इन सबका किसका लेना देना होता है? वेग से लेना होता है। संवेग, बल या दूरी से लेना देना थोड़ी होता है। एक्सेलरेशन का डायरेक्ट रिलेशन तो वेलोसिटी से है, तो वेलोसिटी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रपोर्शनल टू टाइम। वेलोसिटी आपके टाइम के साथ प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही है, तो आपकी स्पीड कैसी होगी? ठीक है, अनइक्वल तो नहीं, तो अब आपकी ऑब्जेक्ट में क्या होगा? अनइक्वल एक्सीलरेशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगी या फिर अनइवन स्पीड होगी। तो वेलोसिटी आपकी बढ़ती जा रही है। ठीक है, मतलब वेलोसिटी अगर टाइम का हम ग्राफ देखें तो वेलोसिटी आपकी टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। तो ये किसका ग्राफ है? ये है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ, मतलब कि एक समान त्वरण जो है बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ ये हो गया। अगला प्रश्न आपको बोल रहा है फोर्स बाय मास क्या होगा? तो देखिए F इज इक्वल्स टू एम ए होता है और फोर्स बाय मास क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन ऑप्शन आपका त्वरण ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन
सोनी एक्सेलरेट्स ऑन अ बाइसिकल 60 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स। आपको कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन। स्टेशनरी पोजीशन मतलब कि u0 है ना। आप देखिए, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि आपका जो स्टेशनरी पोजीशन है मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है ना। फाइनल वेलोसिटी आपकी 6 है। तो हमें एक्सीलरेशन निकालना था, तो यहाँ हम वैल्यूज़ रख देंगे। आपकी फाइनल वेलोसिटी 60 है और आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। टाइम आपको 30 सेकेंड्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे 60/30 क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये यूनिट दी हुई है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 2 मीटर सेकेंड टू द पावर -2, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। If the force of 20 Newton is applied on an object mass 10 kg, what will be the acceleration? आपको acceleration बताना है। आपको force दिया हुआ है और आपको मास भी दिया हुआ है। तो acceleration क्या हो जाएगा, F/m। F कितना है 20, m आपका है 10। तो ये कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो देखा आपने, हमने कैसे क्वेश्चंस कर लिए, आपको पता भी नहीं चला और आपने मोर देन 50 क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, मोर देन 50 क्वेश्चंस, वो भी साइंस के, जिसमें कि आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी थे, है ना। तो आपको कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगली वीडियो में और टॉपिक्स पे हम क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके पेपर से रिलेटेड हैं। Thank you for today's video.